स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द निकोबार प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से है। एनजीटी ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को क्लियरेंस वो प्रोवाइड किया है कि कंट्री का जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है उसके लिए इस प्रोजेक्ट को एग्जिस्टेंस में लाना है वो ज़रूरी है। साथ में ही एनजीटी के द्वारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं उनको भी इशू किया गया। जब इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो उस दौरान में इन्वायरमेंटल जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करने के लिए इन जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है उसके बारे में आपको जानकारी हो। जब हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को आप अपने एटलास के अंदर में देखते हो तो जो सदर्न पार्ट ऑफ आइलैंड्स हैं जिनको कि हम निकोबार आइलैंड्स के रूप से जानते हैं, उसके भी आप देखिए कि सदर्न पार्ट के वहाँ पे जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट है वो किया जाएगा। और ये एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू ट्रांसशिपमेंट का जो पोर्ट है उसका भी वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जिस लाइन से पास किया करता है उसके नियर बाई एरियाज के अंदर में सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि फर्स्ट वहाँ पे ट्रांसशिपमेंट का जो पोर्ट है उसका डेवलपमेंट है वो किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि एयरपोर्ट है उसका भी डेवलपमेंट होगा, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होगा। पावर प्लांट है उसको डेवलप किया जाएगा, थर्ड वहाँ पे पावर प्लांट का डेवलपमेंट किया जाएगा। फोर्थ आप देखिए कि जो टाउनशिप है उसके बाद उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में है, एक टाउनशिप का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी रहेगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जिन गाइडलाइंस को एनजीटी ने यहाँ पे इश्यू किया है वो बेसिकली वहाँ पे जो कोरल रीफ है उसका प्रेजेंस है। तो कोरल रीफ है उसको आप देखिए कि प्रोटेक्ट करके रखना है, कोरल रीफ का जो कॉलोनीज है उसको कंस्ट्रक्शन के दौरान में। लेकिन वहाँ पे बताया गया है कि जो लेदर बैक टर्टल्स हैं उनका जो नेस्टिंग साइट है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो किस किस स्पीसीज की जो नेस्टिंग साइट है उसको प्रोटेक्ट करना है, लेदर बैक जो टर्टल है। लेदर बैक टर्टल का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्या है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इकोलॉजिकल जो प्रोटेक्शन जोन है उसके रिगार्डिंग में है कि जो शोर लाइन का इरोजन है वो नहीं होना चाहिए कंस्ट्रक्शन के दौरान में। तो ये कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस हैं वो बताई गई हैं। इसके अलावा एग्जाम के लिए आपको एनजीटी के बारे में पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए सेपरेट इन कोर्ट्स का जो डेवलपमेंट है वो किया गया था 2010 के समय में। जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसको एनजीटी के द्वारा फॉलो किया जाता है। और आप देखिए कि हमारा जो आईपीसी है सीआरपीसी है उसके थ्रू इनका प्रोसेस है वो आपको नहीं मिलेगा। बेसिकली आईपीसी एंड सीआरपीसी है उसको भी रिप्लेस कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता है उसके डिफरेंट आप देखिए कि जो कोड्स हैं वो लाए गए हैं। और यहाँ पे एक और बेसिक क्वेश्चन आपसे हुआ करता है, क्या एनजीटी फर्स्ट इंडिया के अंदर में ऐसे कोर्ट हैं, या इंडिया फर्स्ट ऐसा कंट्री है जहाँ पे इन्वायरमेंटल रिलेटेड फर्स्ट इस तरीके से जो सेपरेट कोर्ट हैं उनको डेवलप किया गया। अब देखिए कि इंडिया में इनको इसका इस्टेब्लिशमेंट होने से पहले न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे भी जो सेपरेट इन्वायरमेंटल कोर्ट्स हैं वो इस्टेब्लिश हैं वो हो चुके। एनजीटी के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को तो फॉलो किया जाता है, बट आप देखिए कि कौन से ऐसे यहाँ पे दो इन्वायरमेंटल सेक्टर के जो कानून हैं जो इसके डोमेन के अंदर में नहीं आया करते हैं। जब हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को रीड करते हैं तो एनजीटी के डोमेन के अंदर में वो नहीं होता है। और जब हम 2006 का जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ट्राइबल कम्युनिटीज को जो फॉरेस्ट के अंदर में उनका जो कनेक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग जो राइट्स को प्रोवाइड करता है, ये एक्ट भी इनके डोमेन के अंदर में नहीं आया करता। सेकंड आपको एक एक और होमवर्क है, एनजीटी के द्वारा कोई ऑर्डर आप देखिए कि दिया गया है तो उस ऑर्डर को अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर में या हायर कोर्ट में जो चैलेंज करते हो तो कितने दिनों के अंदर में आपको उसको चैलेंज करना होगा, क्या 90 डेज के अंदर में या 60 डेज के अंदर में, तो ये आपको पता होना चाहिए। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो पीसीएस के एग्जाम्स के अंदर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे टू ऐसा ट्राइबल कम्युनिटीज भी हैं, उनके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग में भी जो उनका लैंड का जो इशू है, जो फॉरेस्ट क्लियरेंस का जो इशू है वो चैलेंज किया गया था कलकत्ता हाई कोर्ट के वहाँ पे। एक बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर में जो अंडमान एंड निकोबार का जो इशू है उसको क्यों चैलेंज किया गया। बेसिकली आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी खुद की हाई कोर्ट है वो नहीं है। तो किसी अदर स्टेट का जो हाई कोर्ट है नियर बाई जो स्टेट है उसके हाई कोर्ट के डोमेन के अंदर में वो आया करते हैं। तो अंडमान और निकोबार जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के डोमेन में है।
दो ऐसा ट्राइबल कम्युनिटी जिनका जो लाइवलीहुड है उसके रिगार्डिंग में इशू क्रिएट हो सकता है, तो वो कौन सा ट्राइबल कम्युनिटी है? एक तो आप देखिए कि निकोबारीज है, एक तो निकोबारीज है। अदर जो ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसका नाम है सोमफिन। यूपीएससी आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, 2014-15 में अंडमान निकोबार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किसको सेपरेट करता है, जो 10 डिग्री चैनल पास हुआ करता है वो किसको सेपरेट है वो किया करता है। 2018 के प्रीलिम्स के अंदर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, वहाँ पे जो बैरन आइलैंड है जिसपे वोल्केनिक एक्टिविटी है उसमें एक्टिव सिचुएशन में वो आया था, तो उस दौरान में बैरन आइलैंड के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछ लिया गया। अभी आप देखिए कि जो लास्ट ईयर है उस दौरान में जो बैरन आइलैंड है फिर से वहाँ पे वोल्केनिक वे से एक्टिव है वो हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में है, एआई इम्पैक्ट समिट जो कि इंडिया के अंदर में ऑर्गेनाइज हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उसको इनोग्रेट है वो किया। क्या स्टूडेंट्स ये जो समिट है वो फर्स्ट टाइम इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है? यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम ये इंडिया के अंदर में ऑर्गेनाइज हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीके से मैक्सिमम यूज करना है, ग्लोबल कंट्रीज कैसे इससे कनेक्ट है वो हो सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है वो रहेगा। क्या ये जो समिट है वो फर्स्ट टाइम आप देखिए कि कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर में इसको फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया गया है? तो फर्स्ट टाइम नहीं है, सबसे पहले ये यूके में कंडक्ट हुआ था, फिर आप देखिए कि साउथ कोरिया के वहाँ पे कंडक्ट हुआ था, तो साउथ कोरिया के बाद में फ्रांस के वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज है वो किया गया था। स्टूडेंट्स ये तो अर्लियर समिट्स के बारे में हुआ, इंडिया में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ है। ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है वहाँ पे भी ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ है, तो ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप से इंडिया यहाँ पे इमर्ज हो सकता है। न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर में अर्बन साउथ का जो डोमिनेशन है उस प्रोसेस को कैरी आउट है वो किया जा सकता है। समिट का जो थीम है वो क्या है? थीम यही है कि हमारे यहाँ पे एक कॉमन फिलोसफी है जो एग्जिस्ट किया करता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, की जो प्रोस्पेरिटी है, वेलफेयर फॉर ऑल रहे और यहाँ पे हैप्पीनेस फॉर ऑल है उसको कैरी आउट किया जाए, कि सभी लोग हैं वो सुखी रहें, सभी लोग यहाँ पे जो प्रोस्पेरिटी है उसको अचीव करें। तो हमारा जो ये फिलोसफी है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का, उसी को मेन थीम के रूप से अडोप्ट है वो किया गया। बेसिकली थ्री प्रिंसिपल्स, 3P का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर ये वर्क करेगा, जिसके अंदर में थ्री प्रिंसिपल के थ्रू जो पीपल्स का जो वेलफेयर है, पीपल है, पीपल के अलावा स्टूडेंट जो प्लानेट है, हमारा जो अर्थ का जो प्लानेट है उसका वेलफेयर, और आप देखिए कि जो प्रोग्रेस है उसको कैसे कैरी आउट किया जाए फ्यूचर के लिए। कहाँ पे इसको इनोग्रेट किया गया है? भारत मंडपम नाम का जो जगह है वहाँ पे, भारत मंडपम जो कि हम भास्वना का जो अनुभव मंटापम का जो कॉन्सेप्ट था 11-12 सेंचुरी के समय में, उसी से इंस्पायर होते हुए उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट है वो किया गया। अब इसके अंदर में आप देखिए कि जो क्राउड का जो पार्टिसिपेशन है वो लार्जर नंबर्स के अंदर में रहा है, उसको यहाँ पे बताया गया। तो कंटिन्यूस इसके लिए जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किए गए थे हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेजर्ट एरिया के बारे में है, हमारा जो पोखरण का एरिया है जो कि राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, जहाँ पे हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग भी किया था। तो अब देखिए कि जो हमारे K9 वज्र टैंक्स हैं, K9 जो वज्रा टैंक्स हैं, उनका एक्सरसाइज है वो किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। तो इन टैंक्स का ये जो एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है? एक्सरसाइज का नाम है वज्रा घाट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नाम क्या है स्टूडेंट्स? वज्रा घाट। कुछ दिनों पहले हमने नेवल एक्सरसाइज के बारे में रीड किया था, वो था मिलान। मिलान एक्सरसाइज है जिसको नेवल एक्सरसाइज बोला करते हैं, और ये मल्टीनेशनल है, काफ़ी सारे जो कंट्रीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे मिलान एक्सरसाइज में। वज्रा घाट है जो इंडियन, आप देखिए कि इंडियन आर्मी का ये एक्सरसाइज है, इंडियन डिफेंस फोर्स इसमें एक्सरसाइज को कैरी आउट करे। पोखरण के बारे में ऑलरेडी हम रीड किए हैं कि न्यूक्लियर टेस्टिंग हमने किया था 1998 के समय, किया हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग वहाँ पे। और उससे पहले आप देखिए कि ऑपरेशन जो स्माइलिंग बुद्धा है उसके थ्रू 1972 के समय में या 73 के समय हमने जो टेस्टिंग है वो किया था पोखरण के वहाँ पे। और इंडिया के अगेंस्ट में फिर सैंक्शन है वो लगा दिए गए थे, बट इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसका फिलोसफी यही है कि नो फर्स्ट यूज का पॉलिसी है उसको हम कैरी आउट करते हैं, कि न्यूक्लियर वेपन को हम फर्स्ट टाइम यूज है वो नहीं करेंगे, किसी भी कंट्री के साथ में हमारा डिफरेंस है तो हम अगर इसका यूज भी है तो एज ए डेटरेंस के रूप से इंडिया ने इस जो वेपन है उसको डेवलप किया है कि डेटरेंस के रूप से हम यहाँ पे अपने आप को सेटअप है वो कर सकें।
जो रिसेंटली आप देखिए कि जो डाटा प्रोटेक्शन के जो लॉज आए हैं, जो आरटीआई का जो यहाँ पे प्रोसेस है उसको हैम्पर कर सकता है, इसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कहा गया। नए जो कानून क्या आए हैं, न्यू डिजिटल जो पर्सनल डाटा लॉ है, न्यू डिजिटल पर्सनल डाटा जो लॉ है, इसके थ्रू आप देखिए कि किसी भी पर्सन का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको आरटीआई के थ्रू देने के लिए मना किया गया है। बट यहाँ पे जो एप्लीकेशन में चैलेंज यही है कि ऑलरेडी कुछ एग्जेम्पशन है वो प्रोवाइड थे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू। तो इसका जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 का आप देखिए कि जो क्लोज जे है, जिसके अंदर में कुछ एजेंसीज को बार किया गया है कि उसका इंफॉर्मेशन है या कुछ ग्राउंड्स हैं वो बताए गए हैं कि कंट्री का सोर्निटी है, इंटीग्रिटी है, फ्रेंडली रिलेशन विद नाइबर कंट्री है, जिसके रिगार्डिंग में कुछ इंफॉर्मेशन है उसको हम नहीं यहाँ पे दे सकते हैं। और नए लॉज के थ्रू जो पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिनाई किया गया है तो उसका ये चैलेंज है। चैलेंज में ये भी बताया गया कि आर्टिकल 19 को ये हैम्पर करेगा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हो। जो राइट टू प्राइवेसी है वो आर्टिकल 21 का पार्ट है, जो के एस पुट्टास्वामी के अंदर में रिकॉग्नाइज हुआ है। और आर्टिकल 14 के वायलेशन के रूप से भी यहाँ पे एप्लीकेशन में फाइल किया गया कि सभी लोगों को इक्वलिटी होना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसको ये हार्म है वो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सबरीमाला टेम्पल के बारे में है, वुमेन्स को जो एंट्री अलाउ किया गया था। अब आप देखिए कि वो जो जजमेंट है उसके रिगार्डिंग में एक रिव्यू पिटीशन है वो फाइल हुआ, उसको रिव्यू किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो 9 जज का जो बेंच है जो रिव्यू करेगा, जो अर्लियर फेज के अंदर में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने वुमेन्स का एंट्री है वो अलाउ किया था एज ए असेंशियल जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसके रिगार्डिंग में। इसके अलावा और भी कुछ इश्यूज हैं जो कि यहाँ पे जो रिलीजियस प्लेसेज हैं उसी के एंट्री के रिगार्डिंग में, जैसे कि आप देखिए कि जो मुस्लिम वुमेन्स हैं उनका जो जो मस्जिद का एरिया हुआ करता है, जो मॉस्क का एरिया हुआ करता है, वहाँ पे एंट्री के लिए भी बेसिकली एक पेटिशन है। बोहरा कम्युनिटी है, उनका भी एक जो प्रैक्टिस है उसके रिगार्डिंग में जो यहाँ पे रिव्यू है वो किया जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू, जो अप्रैल के समय कॉन्स्टिट्यूट है वो रहेगा। स्टूडेंट्स, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जेस्ट बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, क्या वो अ, केशवानंदा भारती केस के अंदर में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? तो ये आपको रीड करना है कि केशवानंदा भारती केस का जो जो बेंच है वो कितने जजेस का वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, क्या वो वन ऑफ द लार्जेस्ट बेंच है क्या अभी तक का हमारा सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री के अंदर में? आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके अगेंस्ट में केस रजिस्ट्रेशन के बारे में है, जिस पेटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने जो आप देखिए कि एंटरटेन है वो नहीं किया है, तो उस हाई कोर्ट को जाने के लिए उनको कहा गया, जो एप्लीकेशन जिन्होंने फाइल किया था। स्टूडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स के बारे में है नेक्स्ट न्यूज़, जिसमें कहा गया कि हमारी कंट्री के अंदर में रोड एक्सीडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, बट रोड एक्सीडेंट्स के थ्रू जो कंपनसेशन है वो यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोवाइड हो कि जो पर्सन है उनको कंपनसेशन है वो मिल सके। तो इसके जो ड्रॉबैक हैं उसके बारे में बताया गया कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो काफ़ी बार नहीं देखने के लिए मिलता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप देखिए कि जो कंपलसरी या मैंडेटरी किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2019 का एक जजमेंट है, जिसके थ्रू 2019 के थ्रू 18 या 19 का है स्टूडेंट्स, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनिशियली पार्ट के अंदर में जो कोई भी व्हीकल है उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो होना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से 1.73 लाख के आसपास जो पर्सन हैं पर ईयर बेसिस के ऊपर में जो डेथ है वो देखने के लिए मिलती हैं। एनसीआरबी का ये डाटा है वो रिपोर्ट्स को बताता है। उसके बिहाइंड में रीजन क्या है? जो रॉन्ग अपोजिशन का जो जो लेन है, जो रॉन्ग रॉन्ग लेन है उसके थ्रू ड्राइविंग को कैरी आउट करना, ओवर स्पीड के अंदर में व्हीकल का होना, और काफ़ी सारे ऐसे एक्सीडेंट सामने आए हैं जो कि आप देखिए कि माइनर पर्सन है, ओवर स्पीड के अंदर में व्हीकल उनके द्वारा चलाया गया है और उसमें जो जो नंबर ऑफ डेथ हैं, जो कैजुअलिटीज हैं वो हुई। फिर महाराष्ट्र के अंदर में फार्मर्स का जो ग्रुप है उन्होंने हमारे जो क्लाइमेट एक एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचू, जिनको कि एनएसए के थ्रू आप देखिए डिटेंड किया गया है, तो उनके रिलीज के बारे में फार्मर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रिजोल्यूशन को प्रपोज किया। जो सोनम वांगचू का जो पॉजिटिव जो साइड है कि उन्होंने हमारे जो सोल्जर्स के लिए कुछ डेवलपमेंट किया था टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, वहाँ का लद्दाख का जो जो कॉमन पर्सन है जिनको किस तरीके से रिलीफ प्रोवाइड करने का कोशिश किया गया था, तो उनको भी यहाँ पे कोट किया गया है फार्मर्स ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि हम्पी के वहाँ पे हमारे एक फॉरेन जो टूरिस्ट हैं जो इंडिया के विजिट के लिए आते हैं और उनके अगेंस्ट में ये हीनियस क्राइम है
जो मर्डर है वो कर दिया गया था कुछ पर्सन्स के द्वारा। तो स्टूडेंट्स अब उन पर्सन्स को डेथ सेंटेंस वो ये यहाँ पे दिया गया है लोकल कोर्ट के द्वारा, जहाँ पे ये केस है वो कैरी आउट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि क्या ये ऐसे केस के बारे में कोई यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है? यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट हमारा सोसाइटल थिंग्स को ये शो करता है कि वुमेन के अगेंस्ट में जो हीनियस क्राइम है उसको आप देखिए कि रिड्यूस करने का ज़रूरत है। किसी भी तरीके से ऐसे जो 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 क्राइम है वो नहीं होने चाहिए। और इंटरनेशनल वे के ऊपर में इंडिया के अगेंस्ट में आप देखिए कि जो कंडेम है वो हुआ था, क्योंकि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनके अगेंस्ट में ये क्राइम है वो देखने के लिए मिला। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यूपीएससी काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कोई प्लेस है, प्लेस के वहाँ पे कोई रिवर तो अगर पास करता है, जैसे 2018 या 19 के पेपर के अंदर में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, कुछ 2-3 जो प्लेसेज हैं उनको जो आपको मैच द कॉलम के अंदर दिया गया, और वहाँ से कौन सा रिवर है वो पास करता है। तो हम्पी के वहाँ पे आप देखिए कि मालप्रभा रिवर है, उसको शो किया गया कि मालप्रभा रिवर वहाँ से पास करता है। मालप्रभा नहीं करता है, तुंगभद्रा नाम का जो रिवर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जो तुंगभद्रा नाम का जो रिवर है वो पास करता है। फिर आप देखिए कि विरूपक्षा टेम्पल है, विट्ठल टेम्पल है, उसका भी हम्पी के वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है। हमारे जो फार्मर्स हैं जो कि आप देखिए कि स्टेबल बर्निंग को कैरी आउट करते हैं, तो फार्मर्स के द्वारा जो स्टेबल बर्निंग है, अब वीट का जो हार्वेस्ट का जो सेशन रहेगा आने वाले समय में, तो उस दौरान में ये जो स्टेबल बर्निंग है वो नहीं किया जाएगा। आप देखिए कि विंटर के समय आप लार्जर इसको रीड करते हो, विंटर के समय आप इसको लार्जर रीड क्यों किया करते हो? क्योंकि उस समय एयर का मूवमेंट भी स्लो होता है। दिल्ली के अंदर में लार्जर वे के अंदर में एयर पोल्यूशन को वो क्रिएट करता है। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट जो एनसीआर और उसके एडजॉइनिंग एरिया के रिगार्डिंग में जो कमीशन है, उन्होंने अब डायरेक्शन इशू किया है कि वीट के हार्वेस्ट सेशन के दौरान में भी फार्मर्स हैं वो स्टेबल बर्निंग को ना करें। स्टेबल बर्निंग होने के बिहाइंड में रीजन क्या है? आप देखिए कि मशीन के थ्रू अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड को कट किया जाता है तो मशीन कुछ स्टेबल्स को छोड़ देता है, क्योंकि हमारे जो इक्वल आप देखिए कि यहाँ पे जो कम्प्लीटली जो सेम जो जोग्राफिकल एरिया है वो नहीं है, कहीं अप कहीं डाउन आपको मिलेगा। तो मशीन के द्वारा जो कट किया जाता है तो कुछ स्टेबल्स वो वहाँ पे छूट जाते हैं, जिनको कि यहाँ पे बेसिकली जो जला दिया जाता है फार्मर्स के द्वारा। तो इसी के थ्रू एयर का जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अर्बन चैलेंज फंड के बारे में है। अर्बन चैलेंज फंड में आप देखिए कि जो जो यहाँ पे इश्यूज हैं वो बताए गए हैं कि हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं ऑलरेडी आप देखिए कि काफ़ी सारे इश्यूज को फेस कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन के अंदर में बेटर हमें गवर्नेंस को कैरी आउट करना है, तो वहाँ पे इस तरीके का जो फंड है उसका इम्पोर्टेंस है। तो उसी के बारे में यहाँ पे है। ऑलरेडी अर्बनाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे हमारे स्कीम्स आ चुके हैं, जैसे कि अमृत स्कीम का यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आना हो, स्वच्छ भारत स्कीम का आना हो, स्मार्ट सिटीज है उसको हम जो कैरी आउट करते हैं कि स्मार्ट सिटी को हम डेवलप करेंगे। और अर्बन एरियाज हैं जो ग्रोथ इंजन है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए, तो इन एरियाज को जो सपोर्ट है वो होना चाहिए, जिसके लिए अर्बन चैलेंज फंड है जिसको क्रिएट किया गया है। इस न्यूज को अभी हम ये जो आईआर से रिलेटेड है वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से इसको हम रीड करेंगे। लेकिन आप देखिए कि बांग्लादेश और इंडिया का जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग में कंपटीशन को बताया गया कि यूरोपियन यूनियन के साथ में हमने डील साइन किया है, तो आने वाले समय में हमारी जो कंट्री का जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है वो ईयू के लिए जाएं। अभी जो प्रोडक्ट जो हमारे जाया करते हैं वो इंटरमीडिएटरी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यार्न का डेवलपमेंट हुआ तो वो प्रोडक्ट वहाँ पे जाया करता है। तो हम समय के साथ में जो फिनिश प्रोडक्ट हैं उनको आप देखिए कि ईयू के लिए सप्लाई करें, और बांग्लादेश को भी जो लिस्ट डेवलप कंट्री का जो कुछ रिलैक्सेशन हुआ करते थे वो अब यहाँ पे रिड्यूस होंगे, तो इंडिया जो है ओवरटेक कर सकता है बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स को यूरोपियन यूनियन के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स डी नोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में है कि इनका डिमांड है कि सेंसस के अंदर में इनको सेपरेट कैटेगरी के थ्रू कैलकुलेट है वो किया जाए। तो ये मिले थे, इनको अश्योर किया गया कि आपका सेपरेट कैलकुलेशन रहेगा। पहले आप देखिए कि 1871 के समय ब्रिटिश ने कुछ कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब का स्टेटस है वो दे दिया था कि ये जो ट्राइब्स हैं वो क्रिमिनल वे के अंदर में एग्जिस्ट करती हैं। तो आप देखिए किसी भी पर्सन जो उस ट्राइब में बोर्न हुआ है उसको क्रिमिनल वे से कंसिडर करना किस तरीके से वन काइंड ऑफ इलॉजिकल ये थिंग्स था। बाद में जब इंडिपेंडेंस के बाद में इनको आप देखिए कि हैबिचुअल ऑफेंडर है उस कैटेगरी के अंदर में इंक्लूड किया गया।
और उसी समय से जो सेंसस का जो ड्राइव है वो कंडक्ट हुआ था। पहले इनको सेपरेट कैटेगरी में कैलकुलेट किया जाता था, फिर आप देखिए कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ड्राइव का जो सेक्शन है उसके अंदर में इनका जो कैलकुलेशन है वो हुआ करता है। अब इनका डिमांड ये है कि इनको सेपरेट वे के थ्रू फिर से जो क्लासिफिकेशन है, जो कैलकुलेशन है वो किया जाए। हमारे जो एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं जिनको कि बेसिकली आप देखिए कि जो अटैक है जो उसके रिगार्डिंग में वहाँ पे अरेस्ट किया गया था यूएस के अंदर में, और जो उन्होंने गिल्टी प्ली किया है उसके बारे में मेंशन है। एग्जाम के लिए ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी जिसके रिगार्डिंग में हमारे डिफरेंसेज हैं, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नमेंट है उनका प्लान ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो वाटर है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, वहाँ के लेक्स के रिगार्डिंग में जो मिनिमम डेप्थ है वो उसके लेक के अंदर में मेंटेन करना है। इसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग में, कुछ पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग में। ये जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का प्लान है। फ्रांस के जो लीडर हैं वो इंडिया के लिए आएंगे, तो यहाँ पे जो फ्रांस के लीडर के साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिलेंगे। स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से जो डिस्कशन है वो रहेगा। डिफेंस के रिगार्डिंग में भी जो डायलॉग है वो यहाँ पे कैरी आउट होगा। और राफेल जो फाइटर जेट हैं जो फ्रांस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो आप देखिए कि इंडिया को यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी राफेल एयरक्राफ्ट हैं जिनको कि इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग करने का भी जो जो डिस्कशन है, जो यहाँ पे एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आ सकता है। राजस्थान के वहाँ पे जो खैर भिवाड़ी का एक एरिया है जो कि हरियाणा के साथ में एरिया शेयर करता है। तो भिवाड़ी के वहाँ पे आप देखिए कि इलीगल जो फायर क्रैकर्स का एक कोई जो फैक्ट्री है वो चला करता था, जिसमें ब्लास्ट होता है, कुछ जो वर्कर्स हैं उनका डेथ हुआ है। तो हमारी कंट्री का जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो इलीगल वे के थ्रू जिस तरीके से आपको मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्टिविटी है वो मिलता है, जिसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर नहीं किया जाता है, तो ये काफ़ी बड़ा एक कंसर्न है वर्किंग जो कंडीशन के अंदर में जो पर्सन है उनके लिए। नेक्स्ट आप देखिए कि सीबीएसई के बारे में है। सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग में अपना क्लेरिफिकेशन है वो इशू किया है कि जो कोई भी पर्सन है जिसको जो 2 बोर्ड एग्जाम्स वहाँ पे कंडक्ट होंगे, तो फर्स्ट बोर्ड के कुछ पेपर्स में उसका अपीयरेंस होना ज़रूरी है, नहीं उसको चांसेज हैं वो नहीं मिलेंगे। ये एग्जाम के लिए तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बांग्लादेश के बारे में है, इंटरिम गवर्नमेंट का टेन्योर कंप्लीट हुआ है, मोहम्मद यूनिस के द्वारा रिजाइन कर दिया गया है, जिनको कभी नोबेल पीस प्राइज मिला था। इनका माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनके रिगार्ड माइक्रो फाइनेंस के रिगार्डिंग में। और जापान के द्वारा बेसिकली चाइना का जो जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे जो चैलेंज है वो किया गया है। जापान और चाइना का जो डिफरेंसेज है उसके बारे में मेंशन है। फिर आप देखिए कि जो यहाँ पे नेपाल के बारे में है कि सितंबर के मंथ के समय जेनजी की प्रोटेस्ट की वजह से नेपाल के अंदर में आप देखिए कि जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था, अब आने वाले समय में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो सकते हैं उसका मेंशन है। और वेस्ट बैंक एरिया जो कि जॉर्डन रिवर के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, वहाँ पे इजराइल ने लैंड की रिगार्डिंग में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया है, जिसको अरब कंट्रीज ने बेसिकली वन काइंड ऑफ कंसर्न के रूप से देखा है। बांग्लादेश का अपना प्रायोरिटी है कि फॉर्मर लीडर का प्रेजेंस होना रिलेशंस को डिक्लाइन नहीं करेगा। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में इंडिया और बांग्लादेश का सपोर्ट होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग में ये डिस्कशन आया है। वहाँ पे ओथ प्रोसेस रहेगा जिसमें हमारे लोकसभा स्पीकर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो कि पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ में कनेक्ट करता है, वहाँ पे आप देखिए कि टॉक्स के लिए जो ड्रिल वहाँ पे कैरी आउट किया गया था, उसके लिए जो टॉक्स हैं वो रहेंगे जिनेवा के अंदर में। तो जिनेवा में ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। आने वाले समय में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है वो किया जाएगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को आप ज़रूर से देख लेना कि वो कनेक्ट करता है पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ग्लोबल ऑर्डर के बारे में है, आप देखिए कि एडिटोरियल है जिसमें ग्लोबल ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से कहा गया है कि जो यूरोप है, यूरोप को यहाँ पे वाइडर वर्ल्ड के साथ में जो इंगेजमेंट है वो करना है। उनका जो डिपेंडेंस है यूएस के साथ में वो नहीं होना चाहिए। यूएस और आप देखिए कि जो अनप्रेसिडेंट ग्लोबल ऑर्डर है प्रेजेंट समय में यूरोप का जो कम्प्लीटली जो जो यहाँ पे डिपेंडेंस है वो यूएस के साथ में किया करता है। तो और भी काफ़ी जो लार्जर वर्ल्ड है उसके साथ में यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है वो अपने डिस्कशन को कैरी आउट करे, जिससे कि एक जो ट्रांजिशन है उसको यहाँ पे हो सके, ओवर डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस है वो किया जा सके। तो रिसेंट जो डेवलपमेंट है चाहे वो नाटो के रिगार्डिंग में डेवलपमेंट हो, यूएस के द्वारा जो कुछ आप देखिए कि यू को कंडेम करना हो कुछ पॉइंट्स के ऊपर में, तो जिसमें जो डिफरेंसेस सामने आई हैं उसका यहाँ पे
डिस्कशन है वो किया गया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।